अस्सलाम वालेकुम। आपका हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इतना लंबा लिखने के बजाय इसको शॉर्ट कर देता है AMU। इसको ऐसे लिखा जाता है, ये एक यूनिट। अब सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास देख लेते हैं क्या होता है। रिलेटिव का मतलब होता है किसी चीज से कंपैरिजन करके कोई चीज लिखना। अब यहाँ किस चीज से कंपैरिजन किया होगा? अब देखिए एटम इतना छोटा है कि आप उसको किसी भी चीज़ का मैस निकालना हो। मैस और वेट में डिफरेंस होता है। मैस कहते हैं जिसको हम किलोग्राम में शो करते हैं कि मेरा वजन इतना है, असल में वो वजन नहीं होता, उसको मैस कहते हैं साइंटिफिकली। वजन वेट को कहते हैं, वो वेट नहीं होता, वो मैस होता है। वेट और चीज़ होती है, वेट मैस इंटू जी होता है, मैस इंटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ये हमारा कंसर्न नहीं है फिलहाल, ये फिजिक्स की चीज़ है, फिजिक्स वाले मैस। तो आप एटॉमिक किसी भी चीज़ का मैस फाइंड करना हो क्या करते हैं, वेइंग बैलेंस लेते हैं, उसके ऊपर वो चीज़ रख सकते हैं और बैलेंस मतलब यहाँ पर रिंग लिखी हुई रहती है कि ये चीज़ 10 kg की है, 20 kg का है, मैस पता चल जाता है, मैं पा देता हूँ। लेकिन अब किसी चीज़ का अगर मैस 0.0000 इस रेंज में भी ना आ रहा हो, बहुत ही कोई -24 तक जा रहा हो, उस चीज़ों का क्या करेंगे? मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के मैस से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मैस होता है वो कितना होता है, 1.672 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम। प्रोटॉन का मैस है 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये न्यूट्रॉन का मैस है, किसका नहीं है 6। ये प्रोटॉन का, बल्कि ये है न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा है वो, ये देखिए। और इलेक्ट्रॉन का तो -10⁻⁻28। और ये वैल्यू क्या है इसकी 9.106। अभी देखिए -24 -28, इसको कैलकुलेट करना आसान नहीं है। माइनस का मतलब होता है, अगर साइंटिफिक नोटेशन की बात की जाए तो 10 की पावर 2 का मतलब है 1, इसके आगे 2 है पावर 2 0, तो 10 की पावर -2 का मतलब है ये 1 है, यहाँ पर पॉइंट लगाएं और पीछे 2 0.01 इसके पीछे 2 0 लगाएं और पॉइंट हमेशा फर्स्ट 0 के बाद होता है। ये 10⁻⁻2 का मतलब 10⁻⁻4 अगर आ जाता है 1 2 3 4, ये मतलब है इसका। तो -28 देखिए तो कहाँ 0.00, और इतनी कोई भी वेव बैलेंस हमारे पास आज तक तो ना डिस्कवर हो सके जिसमें डायरेक्ट हम एटम को रखें और मैस पता चल जाए। फिर अब इसके लिए क्या किया जाए, मैस भी निकालना है क्योंकि मैस के ऊपर बहुत सी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती थी। एटॉमिक मैस पता हो तो मोल्स का पता हो तो फिर मोलैरिटी डिटरमाइन की जा सकती है, स्ट्रेंथ किसी भी चीज़ की बताई जा सकती है, आगे उसकी केमिकल प्रिपरेशन हो सकती है, मतलब उससे मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं पता होंगी उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते क्योंकि हम उसके जानते ही नहीं हैं उस चीज़ के बारे में कि उसको कितनी मिकदार। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एटॉमिक मैस निकालना। फिर हमने क्या किया, रेशियो निकाली, एक चीज़ को स्टैंडर्ड बनाया, कार्बन 12 को इसको स्टैंडर्ड बनाया और इसके कंपैरिजन के ज़रिए मुख्तलिफ हमने एटम्स के मैस निकाले। अब कार्बन को कार्बन 12 भी क्यों कहा, हमारे पास एक डिवाइस होती है स्पेक्ट्रोमीटर, वो है सेकेंड ग्रेड में पढ़ते हैं, तो वो उसके ज़रिए उसमें मुख्तलिफ मैथड होते हैं, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को इस्तेमाल, सेंट्रीपिटल फोर्स को इस्तेमाल किया जाता है,
रेडियस के जरिए उसमें मुख्तलिफ तरीके से निकाला जाता है, डायरेक्ट नहीं आता उसमें मैथ्स। तो उसमें कार्बन की मैथ्स निकाली गई। जो कार्बन की मैथ्स आई थी उसको कार्बन 12 भी क्यों कहा, सबसे बड़ा सवाल ये। फिर कार्बन 12 को स्टैंडर्ड बना दिया गया और इसके मुकाबले में मुख्तलिफ तमाम दुनिया के तमाम एलिमेंट्स की मैथ्स को निकाला गया। अब कार्बन को कार्बन 12 क्यों कहा, कार्बन को 1 2 3 भी तो कह सकते थे। कार्बन को कार्बन 12 इसलिए कहा क्योंकि जब हमने मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ कंपेरिजन किया तो हाइड्रोजन इससे 12 गुना हल्का था, 12 टाइम्स लाइटर था। और इससे हल्का कोई एटम आया ही नहीं। जितने भी 118 उस टाइम या जितने भी उस टाइम अवेलेबल होंगे, इससे हल्का कोई आया ही नहीं हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन उससे 12 गुना हल्का था। मैं रेशो उन्होंने निकाली तो रेशो आई 12:1 की। अब 12:1 की रेशो जो आई तो इससे पता चला हाइड्रोजन को 1 कर देता है। अच्छा भी यही लगता है। अब हाइड्रोजन को -12 करते हुए तो अच्छा नहीं ना लग रहा, इसलिए हाइड्रोजन को 1 कर दिया गया। हाइड्रोजन जब 1 था तो ये 12 गुना बढ़ता तो इसको कार्बन 12 कर दिया गया। अब कार्बन 12 के रेशो में इसके रिलेटिव, इसके मुवाजना करते हुए बाकी तमाम एलिमेंट्स का मास निकाला गया। इसलिए इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहना है। इसमें रिलेटिव कंपेयर किससे किया, कार्बन 12 स्टैंडर्ड बन गया। अब कार्बन 12 भी क्यों यूज है, कार्बन के मुख्तलिफ आइसोटॉप्स हैं। क्योंकि कार्बन, आप कई लोग सोचोगे कार्बन ही क्यों यूज़ किया, गोल्ड सिल्वर वगैरह कुछ और क्यों नहीं यूज़ किया। पहली बात तो ये गोल्ड सिल्वर भारी बहुत है, मतलब उसका पता ही था कि इसका मास नंबर ज़्यादा आएगा। कार्बन दिखने में हल्का था, मतलब उसका था कि कम ही आएगा। अब कितना कम आएगा ये किसी को अंदाज़ा नहीं था कि हाइड्रोजन का सबसे कम होगा। कार्बन इसलिए, और कार्बन मोस्ट अबंडेंट भी था, मतलब इजीली अवेलेबल था, महंगा नहीं था। गोल्ड इतना महंगा कि उसको कहीं ज़ाया हो जाता, कुछ हो जाता मसला। प्लाटिनम इतना महंगा, सिल्वर महंगा। कार्बन, ये जो सिक्का है ग्रेफाइट का, ये पेंसिल का, ये भी कार्बन का बनाता है। तो मतलब कार्बन इतना सस्ता है, इसलिए कार्बन 12 को स्टैंडर्ड बना दिया गया। इसके मुकाबले में हाइड्रोजन का 1 है। अब EMU क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास, इसकी डेफिनेशन कर लेता फिर एटॉमिक मास यूनिट। ये एवरेज मास है, मतलब एवरेज का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार निकाल के और उसका फिर, जिस तरह एवरेज का मतलब ये होता है किसी चीज़ की बार बार रीडिंग्स ली जाए। कोई भी वैल्यू आ रही है आपके पास, उसकी रीडिंग्स लें और उसको उसके, अगर आपके पास 3 रीडिंग है, उसको 3 है, उसके नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड करते हैं तो वो एवरेज निकाल आता है। ये मैथ्स का वो है कॉन्सेप्ट, एवरेज मैथ्स। अब आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए मैथ्स निकाले, एवरेज मैथ्स जो होगा ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एटम का एवरेज मास निकला है एज कंपेयर टू द 1/12 ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। अच्छा ये देखिए, एवरेज, एक तो पहली बात है एवरेज मास है कि एक दफ़ा नहीं किया गया, प्रैक्टिकल कई दफ़ा परफॉर्म किया गया। दूसरी बात 1/12 ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के साथ कंपैरिजन तो किया है लेकिन कार्बन का भी 1/12 के साथ, क्योंकि अब पता चल गया था कि कार्बन असल में कार्बन 12 है। तो इसके 1/12 पार्ट के साथ इसको डिवाइड किया गया और 1/12 पार्ट के साथ कंपेयर किया जाता है। ऐसा उस टाइम हीलियम आया, अब ठीक है, तो 1/12 के साथ कंपेयर किया गया इसकी जो वैल्यू थी, और फिर हीलियम का उसके साथ कंपेयर करके हीलियम का 2 आया मैथ्स। अब मैं यूनिट खुद नहीं लगा रही इसके आगे। 1/12 ये कार्बन 12 है, कार्बन 12 का 1/12 हो जाएगा तो असल में वो 1 बन जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 12, 1/12 का होता है इस चीज़ को 12 के साथ डिवाइड करना है, या 12 मल्टीप्लाई बाई, इसको कहता है 1/12। 1/12 ये कट गया 1, मतलब
इकाई के यूनिट से यूनिटरी मेथड बना दिया, अब हमने यूनिट बना दिया, बन ही लिया है। और कार्बन 12 क्यों लिया, अभी भी हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, कार्बन सॉलिड है, सॉलिड को हैंडल करना आसान है। हाइड्रोजन क्या मैस बहुत हाइड्रोजन गैस है, सबसे बड़ी बात यही है असल में, इसको हैंडल करना, किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी कितनी कम है। आइसोटॉप्स अगला टॉपिक है, वहाँ पे मैं तैयारी कर दूँगी, लेकिन फिर भी आइसोटॉप्स कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है। किसी भी अगर एटम की शनाख्त करनी हो ना तो उसके एटॉमिक नंबर से करता है, मैथ नंबर से नहीं करते, क्योंकि एटॉमिक नंबर फिक्स रहता है, मैथ नंबर चेंज हो सकता है। कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी हो सकता है, लेकिन ये मैथ नंबर है 6 12, लेकिन रहेंगे सारे कार्बन की जो एटॉमिक नंबर है वो 6 ही रहेगा हमेशा। अगर ये 6 से 7 हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो जाएगा, तो एटम ही कार्बन का नहीं रहेगा, तो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा, वो चीज़ ही वो नहीं रहेगी। लेकिन ये चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे, तो सिर्फ ये चेंज होगा, इससे आइसोटॉप्स चेंज होगा, रहेगा वो कार्बन। ये होता है आइसोटॉप्स। अब कार्बन 12 का आइसोटॉप इस्तेमाल क्यों गया, ये तो रेडियो एक्टिव है, इसको तो यूज़ कर ही नहीं सकते। 13 इतना बहुत कम पाया जाता, तो सबसे ज़्यादा 12 ही पाया जाता। अच्छा, अब एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक मास यूनिट यूनिट है, नाम से शो हो रहा है। अब ये तो हमने लिख दिया हाइड्रोजन का मास 1 है, 1 में क्या 1 AMU है, एटॉमिक 1 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब क्या एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है। यूनिट क्या चीज़ होती है, जैसा देखें मैस लिया हमने, मैस 12 किलोग्राम भी हो सकता है, मैस 12 ग्राम भी हो सकता है, मिलीग्राम भी हो सकता है। ये जो मिलीग्राम ग्राम किलोग्राम, ये जो ग्राम है ना, ये किलोग्राम मिलीग्राम, ये यूनिट्स हैं उसके, मैस के यूनिट है। इसी तरह रिलेटिव एटॉमिक मास अगर कोई टर्म है तो इसका भी कोई ना कोई यूनिट होगा, तो इसके यूनिट को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ये क्या 1/12 ऑफ mass of 1 atom of carbon 12 isotope। अब इन दोनों में फर्क समझ लें, इसको कहते हैं 1 AMU। 1 AMU होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। ये इतनी कम वैल्यू है, इसलिए AMU में शो कर देते हैं ज़्यादातर इसको। अब रिलेटिव एटॉमिक मास दिखने में दोनों सेम लग रहे होंगे, इसमें क्या है एलिमेंट का मास कुछ भी हो सकता है, मतलब वो हो सकता है 12 AMU, 15 हो, 16 AMU हो, 40 AMU हो, जैसा कैल्शियम का 40 AMU है, ठीक। अब 40 AMU का मतलब है इसमें एटॉमिक मास यूनिट कितने हैं, 40 हैं इसका, तो ये यूनिट है उसके आगे वाला, ये एक उसके बाद करता है। किसी भी चीज़ का मास निकालो रिलेटिव एटॉमिक मास, उसके आगे AMU ही लिखते हैं। तो ना हाइड्रोजन एटम का, अगर हाइड्रोजन एटम का कोई मास पूछे, 1 हाइड्रोजन एटम का कितना मास होगा 1 AMU। कार्बन एटम का कितना मास होगा 12 AMU। ये क्या है, जो एटॉमिक मास नंबर था वो ही असल में क्या बन जाता है, ये AMU। इसके साथ ही AMU लगाते जाए तो वो एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। अब ये एटॉमिक मास नंबर जो है वो क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना, वो न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास कितना है
1.0087 तकरीबन 1 AMU और प्रोटॉन 1.0073 AMU, ये भी तकरीबन 1 है क्योंकि 1 के बाद तक 2 जीरोज हैं फिर कोई जाके नंबर, तो ये 1 कंसीडर कर सकते हैं इसको। तो किसी भी चीज़ में 1 प्रोटॉन होगा 1 न्यूट्रॉन होगा, या कार्बन की मिसाल लेते हैं 6 न्यूट्रॉन होंगे 6 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर क्या आ गया 12। अब AMU भी 12 ही है क्योंकि ये तकरीबन इसका मास भी 1 है, 6 इंटू 1 6 इंटू, ये 12 AMU भी ऐसे। ये सारा क्या है एटॉमिक मास यूनिट और डायरेक्टिव एटॉमिक मास।